बेटा, जो हमारा चैप्टर चल रहा था इसका जो हमने होमवर्क दिया था 2 सवाल दिए थे, हुए आप लोगों से? किसने कर लिए? किसने तो किए थे होंगे। एक क्वेश्चन तो ग्राफ वाला था क्यों बेटा? एक ग्राफ वाला था क्वेश्चन। ये ग्राफ था और एक आपका डायरेक्ट थ्योरेटिकल वाला था। तो उसका क्या आंसर आया कोई बताएगा? लैब 1 या लैब 2 या दोनों? किसी ने भी नहीं किया। इधर बेटा फर्स्ट लाइन। ये तो बहुत गलत बात है बेटा, आप लोगों ने किया नहीं। गलत किया हो, सही किया हो, कुछ तो किया होगा, कुछ तो बताओ। पहले वाले का बेटा लैब 2 था, क्योंकि ये किसमें था? क्लोज वेसल। इक्विलिब्रियम पे जो भी रिएक्शंस होती थी हमारी क्लोज वेसल में होती। रिवर्सिबल रिएक्शन जो भी हमारी होंगी वो किसमें होंगी? क्लोज में या ओपन में? रिवर्सिबल फर्स्ट टाइम पे सबसे पहले हमने यही करवाया था आपका, उसी से ही संबंधित एग्जाम्पल था। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल आपका ये था, इसमें आपका 4 ऑप्शन थे बेटा कि A + B C और B + C A और A + C और फोर्थ ऑप्शन था आपका नल। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? आपको हमने 4 ग्राफ बताए थे, केवल 4 ग्राफ्स बताए थे। उन्हीं 4 ग्राफ्स में से संबंधित है और कोई ज्यादा टिपिकल भी नहीं था। क्या रहेगा? अच्छा ये बताओ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पहले आते हैं, प्रोडक्ट? रिएक्टेंट पहले आते हैं, देन प्रोडक्ट आते हैं। जब हमने आपको ग्राफ बताया था तो ग्राफ में प्रोडक्ट को दर्शाने के लिए हमेशा जो भी थी चीज यहीं से ही तो रिप्रेजेंट किया था, और इधर से जो भी चीज आए थे ये रिएक्टेंट के लिए रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ से अब देखो रिएक्टेंट क्या है? बी और सी, और प्रोडक्ट क्या आ रहा है? ए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो वाला सही होगा, बी + सी और ए। कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं था, सिर्फ आपको समझना था। 4 ग्राफ थे, चारों ग्राफ से ही संबंधित था ये मिक्स वाला। प्रोडक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होके चाहे इधर से जाए या, ठीक है, वो रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो दूसरी साइड में जाएगा, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट फर्स्ट साइड में इनिशियल जो स्टार्टिंग होती है हमारी रिएक्टेंट से ही होती है, वहीं पे था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन B + C = A ये वाला रहेगा। इसमें कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ बेटा। अब ऐसे अगर कोई ग्राफ का संबंधित कोई सवाल आएगा तो हो जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्ट कहाँ पर है और फिर रिएक्टेंट कहाँ पर है, और इक्विलिब्रियम पे देखना है कि यहाँ से देखो ये तीनों इक्विलिब्रियम लाइन पे हैं कि इक्विलिब्रियम पे हमारा किस किस रिएक्टेंट से मिलाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो B और C से मिलकर A का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ना कि हम ऊपर से चलेंगे। जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है, ये है ना? तो वही है इसमें, ठीक है। तो इसको अगर आप समझ तो लिया होगा और आपके ऊपर लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्टिव मास यानी कि द्रव्यमान अनुपात क्रिया का भी नियम होता है मास एक्शन। इसमें मान लो एक रिएक्शन है हमारी बेटा अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये एक हमारी जनरल रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर हम एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि हमने बताया था आपका कि एक्टिव मास जो होता है रिएक्टेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए करेंगे तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट होगा क्या आएगा बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन का बताओ बेटा, इतना तो पता होगा आप लोगों को। फॉरवर्ड रिएक्शन में KF की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी फॉरवर्ड रिएक्शन में। जब हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तब हमारा क्या रहेगा, डेल्टा। हमने बेटा यहाँ पर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिए हैं A B C और D के। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारा KF इतना आ गया है और K भी इतना आ गया। अब जब एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम बेटा, तो आपको पता है कि KF इक्वल टू K भी होता है एट इक्विलिब्रियम पर। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू जो होती है वो समान हो जाती है एट इक्विलिब्रियम पर। ठीक, तो इसीलिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि KF की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से लिखें KF अल्फा बीटा और अगर अपान में लिखेंगे बेटा हम के भी ठीक बेटा, यहाँ पर जो है ये R रहेगा, बाकी वो सही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रहेगा E रहेगा, ठीक है, और ये बैकवर्ड रिएक्शन का। फिर यहाँ पर हमारा जो रहेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर आएगा हमारा ये एट इक्विलिब्रियम पर है बेटा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम करेंगे RF इक्वल टू KF
अल्फा बीटा और इसका रहेगा केवी गामा बीटा बातें नहीं बीच है डेल्टा। अब यहाँ पर जब ये बराबर है वैल्यू आर एफ इक्वल टू आर बी, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं के एफ अल्फा और वी की पावर आपकी बीटा इक्वल टू के वी गामा और सी की पावर डेल्टा। ये वैल्यू जो हमारी आई है जो इक्वल है रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड व बैकवर्ड के लिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं बेटा। सर लिखने दीजिए सर, के एफ अपान के बी की वैल्यू पुट करनी है तो के सी हमारा निकल आएगा। बी के बाद में बेटा बीटा है, ठीक है। जो अंडरलाइन किया है बेटा उसमें बी के ऊपर देखो बीटा बनाना है, ठीक है। और अब वो चिन्ह वैसे बन गया है, हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। बी की तरह बनाते हैं तो थोड़ा सा निकाल देते हैं ना, जैसे हल निकालते हैं। और डी के ऊपर जो आपका पावर है वो डेल्टा में है, ठीक है। और गामा आपका बाई की तरह ही बनता है। आप किस तरीके से बनाते हो बेटा बीटा बताओ? बी में थोड़ा सा डंडा निकाल देते हो, वही तो। सर वो मुझे आर लग रहा है। अरे बेटा वो अब टच स्क्रीन है तो हो जाता नहीं, हो जाता है, बताओ। इसीलिए मैंने हो गया। के एफ अपान के बी जब हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारा सी की पावर गामा और टी की पावर डेल्टा और इधर ए की पावर आपका अल्फा और बी की पावर आपका बीटा, ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम के एफ अपान के बी के सी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां आपका के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और यहाँ सी के लिए जो दर्शाया गया है वो बेटा कंसंट्रेशन के लिए दर्शाया गया है, ठीक है। और इसे इस तरीके से लिख लो, रेट कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम के लिए रेट कांस्टेंट हमारा Kc आया है जो Kf अपान Kb में है, ठीक है। और जो यहाँ पर C के लिए दर्शाया गया है वो कंसंट्रेशन के लिए दर्शाया गया है, क्योंकि आपकी एक्टिव मास की वैल्यू जो होती है कंसंट्रेशन और मोलर मास के इक्वल होती है, इसलिए वहाँ पर Kc से दर्शाया गया है। एक्टिव मास को आप कोष्टक में ब्रैकेट में क्लोज करते हैं तो ये सारी वैल्यू वही उसी के रिप्रेजेंट में दर्शाई गई है।
हो गया सभी लोगों का? नेक्स्ट लाइन पे चलें। अरे तुम ऐसे धीरे धीरे करोगे तो बहुत हो जाएगा, थोड़ा हाथ बेटा तेजी से चलाओ। नीचे वाला इसे बेटा, ये जो हमारी जो वैल्यू थी Kc इक्वल टू C की पावर आपकी गामा और D की पावर डेल्टा और A की पावर जो आपकी थी अल्फा और B की पावर आपकी बीटा। ये जो आपकी C की जो वैल्यू है ये आपकी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। Kc ये वैल्यू है। इसी के आधार पर आपकी प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली डिनोटेड बाय प्रेशर टर्म एंड फ्रैक्शन टर्म। तो प्रेशर टर्म में बेटा Kp जो आपका हो जाएगा Pc गामा और Pd डेल्टा Pa अल्फा और Pb बीटा। और आपकी इसी तरह मोल फ्रैक्शन जो कि x से दर्शाते हैं उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी Xc गामा Xd डेल्टा Xa अल्फा और Xb बीटा। ये वैल्यू प्रेशर के टर्म में और मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी डिनोट हम कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू जो आएगी ये बेटा हमने चैप्टर के लिए बता दिए हैं। जितना जिसका हो गया उतना करना। ठीक है, तुम्हारे कहने से बेटा काम थोड़ी ना चल जाएगा, जो बोल दिया वही होगा। सर दोबारा बता दीजिए कौन कौन से इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, भी बताएगा? Kc की, Kp की और आपके Kx की। यूनिट की बात करें बेटा अगर हम यूनिट की बात करें तो बेटा क्या रहेगा यूनिट इसका? मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? ये चारों जो टर्म है मोलरिटी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मोलरिटी को जब ये चारों टर्म इंडिकेट करते हैं तो मोलरिटी की यूनिट क्या होगी बेटा? यहाँ पर अगर हम देखो ये Kc इक्वल टू, ठीक है, मोलरिटी की बताओ कोई भी एक मोल पर लीटर होता है? गामा
मोल पर लीटर आपका देखो आ गया डेल्टा, चारों की जगह पे हमने चारों की मोलरिटी मतलब यूनिट पुट कर दी है। ठीक है बेटा, अब इसको अगर हम इक्वल एक ही लाइन में लिखेंगे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा कि मोल पर लीटर, ऊपर क्या है हमारा गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं। बताओ बेटा, फिर जस्ट इसके बाद में आपका मोल पर लीटर डेल्टा एन जी, ये आपके सी और डी और ए प्लस बी, ये क्या है रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं वॉइस। आपके सी डी और ए बी इनमें रेक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट कौन सा है? सी और डी है। उसी के कैंडिडेट रिगार्डिंग देखो डेल्टा एन जी जो लिया गया है, डेल्टा एन जी इस वाली वैल्यू से बना है। ठीक है, ये गामा प्लस डेल्टा मतलब प्रोडक्ट के जो गैसियस मोल होंगे उसमें से अल्फा प्लस बीटा ये आपके माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तब जाके वैल्यू हमें डेल्टा एन जी निकल के आई है। ये इसका क्या है के सी, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मोलरिटी को दर्शाता है। मोल प्रति लीटर की यूनिट क्या है? मोलरिटी की तो यूनिट है, तो इसलिए इसको हम मोल प्रति लीटर को मोलरिटी दर्शा के इसके लिए एन जी लिख सकते हैं। ये आपकी के सी की यूनिट निकल के आई है। सिमिलरली यहीं पे जब केपी हमारा बराबर है, केपी बराबर है के सी के, तो केपी यहाँ पर बात कंसंट्रेशन की हो रही तो हमने मोल प्रति लीटर लिया था, लेकिन यहाँ पर बात प्रेशर की हो रही है तो क्या लेंगे हम? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, और ये डेल्टा एन जी का मतलब बेटा ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ moles of gaseous product minus total number of moles of gaseous reactant। ये डेल्टा एन जी की वैल्यू है जो हमने यहाँ से निकाली थी। ये प्रोडक्ट के टोटल मोल्स हैं, मतलब दोनों को जोड़ दिए और माइनस कर दिया रिएक्टेंट के ए और बी के अल्फा और बीटा के। ठीक है, इसे नोट करिए। इन्हीं वैल्यू से आपके आगे सवाल होंगे। सवाल में केसी का पूछा जाएगा, केसी की यूनिट तो आप डेल्टा एन जी से इस तरीके से निकालेंगे, और जब केपी की पूछा जाएगा तो ये एटमॉस्फेयर में लगा के डेल्टा एन जी से करेंगे। अभी आपको हम सवाल देंगे इसी से संबंधित।
और आपका मोल फ्रैक्शन जो आता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम फ्रैक्शन, ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, जो आपका के एक्स की यूनिट जो होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो वो यूनिट लेस होता है। के एक्स इक्वल टू यूनिट लेस। आपका के एक्स यूनिट लेस होता है, केसी की यूनिट आपकी मोल डेल्टा एन जी, ठीक है, एम की पावर डेल्टा एन जी मोलर में, ठीक है, और केपी की एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, और के एक्स यूनिट लेस होता है। ठीक है बेटा, हो गया सबका? बेटा मोबाइल अपनी जेब में रखो या बैग में रखो? ठीक है, कोई मोबाइल चलाते हुए नहीं मिलेगा, जिसे चलाना है वो क्लास से बाहर चला जाए। हो गया? एक फ्रैक्शन है बेटा, अब आपको एक्सप्रेशन ऑफ के फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी उसमें आपको के का एक्सप्रेशन दर्शाना है। सपोज करो आपकी एक रिएक्शन है NH3 प्लस H2O, ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन। बेटा बातें नहीं बॉयज, NH4 प्लस OH माइनस, इसका आपको केसी निकालना है। निकालिए सभी लोग की कॉपी पे होना चाहिए। केसी क्या रहेगा इसका? ये आपका एक्वस में है, ये लिक्विड है, ये एक्वस और ये प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए वैल्यू 1 होती है। सबकी कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, मुझे ये लिखा हुआ होना चाहिए केसी की वैल्यू क्या है। दूसरी रिएक्शन 3O2 और 2O3, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन की टर्म में अगर आप निकालना सीख गए तो आगे चल के जो सवाल आएंगे इसी पे बेस होंगे सारे, कि किस तरीके से लिखना है। प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए वैल्यू एक ही होती है, चाहे उसे लिखो या ना लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नीचे वाले का केपी भी निकाल के दिखाना साथ में। वो ऊपर वाला बेटा,
दिखाओ दिखाओ बॉयज, स्टार्टिंग तुम्ही से करते हैं। पहले वाले का कहा ये निकाला क्या निकाला है, कैसा भी दिखा, गलत लिखो सही लिखो, तभी पता चलेगा। ये बात मतलब पता नहीं तो पता चल जाएगा। अभी जस्ट अभी लिखा नहीं लिखा, सबकी वैल्यू लिखी है नहीं लिखी है। जब वहाँ पर हम पूछ रहे थे कि किसी को साउंड में नहीं आया तो क्यों नहीं बोल रहे थे फिर? तो वो भी नहीं पूछ सकता है, तुम उसकी वकालत करोगे? जिससे समझ में नहीं आ रहा वो खुद पूछेगा। जब हम केसी की वैल्यू या केपी की वैल्यू किसी में लिखते हैं तो लिक्विड वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं ना सॉलिड वाली वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा हमारा केसी क्या रहेगा, प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, मोलर मास एक्टिव मास के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ NH4 हो जाएगा। कुछ वैल्यू है ऊपर, मतलब ऊपर सॉरी साइड में कुछ 1 2 3 4 कुछ नहीं है ना, इससे हम मल्टीप्लाई कर सकें। जब कुछ नहीं होता है तो यानी कि बल लगा दो या कुछ भी नहीं। एक्टिव मास OH, लिक्विड है तो H2O को हम नहीं लेंगे। केसी को हम इक्विलिब्रियम फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। सेम इसका रहेगा केसी। अब O3 के पहले आपके 2 हैं, मतलब डबल ओजोन है तो इसलिए पावर 2। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पर? 3 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। अगर इस तरीके से होता तो हाफ होता, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की पावर 3। ये केसी के फॉर्म में है और इसी को ही केपी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? PO3 और PO2। तो यही तो अभी करा था, जस्ट केसी की वैल्यू ये है, इसी जगह पे पीसी की वैल्यू केपी की निकाली थी। COD हमारा क्या है? प्रोडक्ट है रिएक्शन में, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। आप अगर इसे जल्दी जितनी जल्दी करना सीख जाएंगे उतनी जल्दी आपके सवाल जो है हो जाएंगे। जल्दी से लिखिए। उसका मतलब ये है कि पी के नीचे ओजोन है, तो यहाँ पर पी की पावर है, ओजोन की पावर नहीं है कोई सी, ठीक है। हाँ केसी में हमने देखो एक्टिव मास भी लिख दिया
ठीक है। तो इसी तरीके से पी में चाहे आप पावर लगा दो या ना लगा दो तो पी के इक्वल माना जाएगा, ठीक है। लगा दिया, अच्छी बात है, नहीं लगाया ऐसा। वहाँ पर वैल्यू, वहाँ पर आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कोई थ्योरेटिकल तो देखेगा नहीं, बस आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से करेंगे हम, हमारा ऑप्शन आ जाएगा। एक रिएक्शन है बेटा C3H8 प्लस 5O2 3CO2 प्लस 4H2O। इसका आप Kc एंड Kp निकाल के लाएंगे। अभी निकालोगे तो आगे वाला कब करोगे बच्चे बताओ, ये आपका होमवर्क का है। AgIs प्लस Ag प्लस एक्वस में है I माइनस आपका एक प्रश्न किसी इसका निकालेंगे CaO प्लस CO2 CaCO3, ये सॉलिड में हो गया, ये गैस। इसका Kc और Kp दोनों निकालेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद में ये वाला सवाल जो है हम अभी करवाएंगे आपको। Find the unit of Kc and Kp. CH3OH CO plus 2H2 और एक रिएक्शन, ये वाली आपको घर से लेके आनी है। CH4 CH2 होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं होगा। CH2 रिएक्शन गलत हो जाएगी नहीं तो बेटा। प्लस H2S, ये भी आपकी गैस है, ये भी गैस है।
इसमें देखो बेटा, इसमें बोल रहा है फाइंड द यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। हमें केसी और केपी की यूनिट ज्ञात करनी है। इसमें केवल केसी और केपी के फॉर्म में लिखना था, ठीक है। अभी हमने जो फार्मूला एक लगाया था डेल्टा एन जी वाला, इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू बेटा पुट करोगे तो कैसे आएगा? सबसे पहले हम प्रोडक्ट लेंगे, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, यही तो करेंगे। तो प्रोडक्ट हम जो भी यहाँ पर एन जी का मतलब है कि हम केवल गैसेस के लेंगे, कोई लिक्विड नहीं, कोई सॉलिड नहीं। जी का मतलब गैसियस, जो हमने यहाँ पर लिखा भी था बेटा, गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट, कोई लिक्विड नहीं, कोई सॉलिड नहीं। इस बात को ध्यान में रखना। डेल्टा एन जी की वैल्यू जहां पर आएगी, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस हो, तो वहां पर हम ओनली गैसेस की मोल लेंगे। प्रोडक्ट हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल तो 2 मोल। कार्बन मोनोऑक्साइड का 1, यानी कि 3 हो गए दोनों मिला के टोटल मोल, और इधर 1 है तो बराबर 2 आया। जब एन हमारा फार्मूला क्या था बेटा? केसी के लिए हम मोलर से ही दर्शा रहे थे, डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या थी हमारी? 2 आई है, तो इसकी जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, केसी बराबर एन 2। अगर यही केपी के लिए कहेंगे तो केपी बराबर एटमॉस्फेयर की पावर 2 जी। ये बेटा हम इसे इधर समझा दे रहे हैं। आपकी रिएक्शन है CH3OH, ये गैसियस है, ठीक है। इससे हमारे 2 प्रोडक्ट प्राप्त हुए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस और दूसरा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हमें निकालना है डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का मतलब है टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं? 1 मोल है, तो 1 प्रोडक्ट इसका हो गया। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है, तो 2 इसके हो गए, तो टोटल दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? तो टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट 3 हो गया, माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो अकेला है, अगर यहाँ पर 2 होते तो 2 मोल हो जाते, रिएक्टेंट के 3 होते तो 3 हो जाते, ठीक है। 1 बराबर 2, ठीक, ये आया। अब ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पर पुट की है, एटमॉस्फेयर तो था ही था। अगर केपी की यूनिट पूछ रहा था तो डेल्टा एन जी की जगह पे हमने 2 लिख दिया, ठीक। केसी की वैल्यू जो हमारी आई थी ये, तो केसी के लिए मोल प्रति लीटर लिखो या एम से दर्शाओ, बात तो एक ही है भाई। मोलर लिख दो आप या मोल प्रति लीटर लिख दो, बात एक ही है। तो एम लिखने के बाद में डेल्टा एन जी की जो वैल्यू आई है हमारी, ठीक है, एम लिख दिया, डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 आई, तो हमने ऊपर 2 लिख दिया। तो इस रिएक्शन की है ये यूनिट, ना कि आपकी वैसी जो रिएक्शन दी हुई है उस रिएक्शन की केसी की यूनिट है एम की पावर 2 और केपी की यूनिट है एटमॉस्फेयर की पावर 2, जो आपकी ये रिएक्शन दी हुई है। इसी तरह से आपको ये लेके आना है, बाकी का आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें कहा किसी को कोई समझ में ना आया हो तो बताए बेटा अभी तक। एक ग्राफ वाला सवाल है, वो हम अभी करवा देते हैं, आपको समझ में आएगा। पहले इसे नोट कर लीजिए। आगे
साइन लगा बेटा? हो गया सबका? हो गया बेटा? रह गया? कौन सा? कौन सा वाला? ये जो अभी निकाला था, इससे पहले वाला ये बेटा रेट ऑफ कांस्टेंट प्रोडक्ट और उसके अकॉर्डिंग निकलता है। जो भी आपकी रिएक्शन हो, कोई सी भी रिएक्शन हो, ऐसे समझिए आप कि आपकी ये रिएक्शन हो या ये रिएक्शन हो, ठीक है, कोई सी भी रिएक्शन हो, ठीक है, उसमें अगर Kc की वैल्यू दी हुई होगी तो आपका ये प्रोडक्ट वाला है, ठीक है, ये ऊपर रहेगा, ऐसे समझिए आप। और ये रिएक्टेंट वाला है, इसमें से केवल गैसियस वाला, और इसमें भी गैसियस वाला, ओनली गैस वाले टर्म, ना कि लिक्विड ना सॉलिड। प्रोडक्ट वाले ऊपर लिखने हैं कोष्टक में, ठीक है, ब्रैकेट में। अगर यहाँ पर 2 होता तो पावर 2 लग जाती, 3 होता तो 3, अगर यहाँ पर मान लो 1/2 होता तो पावर 1/2 हो जाता, ठीक है। ये लिखने के बाद में फिर रिएक्टेंट वाले नीचे लिखेंगे, बस इतना सा करना किसी भी रिएक्शन का। सेम इसमें देखो, ओजोन का कितना है, 3 है, सॉरी 2 है, तो ओजोन को ब्रैकेट में लिख दिया, पावर 2 लिख दिया। फिर नीचे आया अपॉन में ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के कितने मोल है, 3 मोल, तो पावर 3, ठीक। केवल Kp में इतना है, Kp में पूछा जाएगा तो PO3, जिसका पूछा जाए उसको नीचे लिख दो, ठीक है। अगर इसकी जगह पे मान लो P मीथेन पूछता तो हम CH4 लिख देते, P अमोनिया पूछता तो NH3 लिख देते, अगर 4 होता पावर तो 4 लिख देते, 5 होता तो 5 लिख देते, ये रहता, ठीक है। अब आपका रहेगा रिलेशन बिटवीन Kc, Kp and Kx। रिलेशन बिटवीन Kc Kp, आपके जो सवाल आते हैं तो Kc की वैल्यू दी हुई होगी तो Kp की पूछ लेगा, Kp की दी हुई हो तो Kc की पूछने के लिए आ जाएगा। इस तरीके से सवाल होते हैं। तो इसमें पहला रिलेशन है बेटा आपका रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। इसका रिलेशन आपका आता है Kc इक्वल टू Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। और आपका अगर रिलेशन पूछेगा बिटवीन Kp एंड Kx, Kp बराबर Kx P डेल्टा Ng, P की पावर में है ये दो रिलेशन होते हैं Kc Kp एंड Kx, मतलब Kp और Kc का रिलेशन ये रहेगा, Kp और Kx का रिलेशन ये रहेगा। ये कैसे आया है उसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आपकी एक रिएक्शन बेटा यही तो थी, अल्फा A प्लस बीटा B गामा C प्लस डेल्टा D,
शुरुआत में हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए यही तो रिएक्शन ली थी, तो इसी रिएक्शन से आपको समझाते हैं। अब इसमें अगर हम Kp के लिए लिखेंगे बेटा तो क्या आएगा? पहले हम प्रोडक्ट के लिखेंगे, तो प्रोडक्ट का हमारा Pc की पावर गामा, Pd की पावर हमारा डेल्टा और Pe की पावर अल्फा और Pd की पावर बीटा, यही तो रहेगा। क्योंकि हमें मालूम है कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV बराबर nRT होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर N/VRT लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दो इधर। PV बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको हम P बराबर N/VRT लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है हमारी किसकी है? C के इक्वल आती, तो इसलिए हम P = CRT लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी के सबके रिस्पेक्ट में, सभी के रिस्पेक्ट में, A, B, C और D के रिस्पेक्ट में अगर हम PA बराबर CART लिख सकते हैं, PB बराबर CBRT, PC = CCRT और PD = CDRT, ये लिख सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है। इसके लिए जब CART, CBRT, CCRT, CDRT है, अब इसे हम एक्टिव मास के लिए जिस तरीके से हमने इस तरीके से लिया था, कोष्टक में वैल्यू पुट की थी, इसको हम CART कर सकते हैं, CBRT, CCRT और इधर CDRT। ये वैल्यू जो है PA, PB, PC और PD की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है बेटा। PA की वैल्यू CART यहाँ पर इसी तरीके से पुट करेंगे यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। ठीक है। क्या वैल्यू थी हमारी? CRT और इन दोनों की पावर क्या थी? गामा। पावर तो गामा थी। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे D RT की पावर डेल्टा, ये सबकी ये पावर बेटा, और यहाँ पर आएगा आपका कोष्टक में ART की पावर अल्फा, BRT की पावर बीटा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सबको अलग कर लेंगे, RT को हम अलग कर देंगे। ठीक है। RT चारों में कॉमन है, जब RT चारों में कॉमन है तो इसका मतलब इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे, गामा डेल्टा अल्फा बीटा, और यहाँ पर आ गया आपका RT, और RT की पावर आपकी हो जाएगी गामा प्लस डेल्टा, क्योंकि चारों का है। ठीक है। गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू हमारी किसकी है? Kc की है।
अगर उसी रिएक्शन में हम Kc की वैल्यू निकालेंगे तो यही तो निकालते थे। यही तो निकाली थी। तो इसकी जगह पे हमने Kc पुट कर दिया और ये आपका RT आ गया, इसकी पावर ये डेल्टा, ये आपका रिलेशन था। यही तो रिलेशन लिखा था हमने, ठीक है। रिलेशन अगर कैसे आया है तो उसके लिए डिस्क्राइब किया था हमने कि इस तरीके से आया आपका ये वाला रिलेशन, ठीक है। सिर्फ इसी तरीके से आपका ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। एक हमने बता दिया, मतलब समझो वहां पर आपको ये सॉल्व करने को तो आएगा नहीं, रिलेशन पता है, ठीक। इसे नोट कर लो जी। ठीक है, रिलेशन अगर आपका आया किस तरीके से आया तो वो इस तरीके से आ गया है। वैसे आपको रिलेशन ध्यान होना चाहिए, Kp = Kc RT डेल्टा Nt पावर रहेगा और Kp = Kx और P की पावर डेल्टा Nt। समझाने के लिए चाहे उसके ए बी करके कुछ भी ले सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर इस तरीके का आएगा तो हम सॉलिड और लिक्विड की वैल्यू को नाम देंगे, गैसियस फॉर्म की, गैसियस और एक्वस। एक्वस फॉर्म की अगर एक भी लिखा हुआ आता है तब भी आप लेंगे, ठीक है। हमने लिखा था फॉर लिक्विड या सॉलिड के लिए बन, अब बन होगा तो उसको तो ऑलरेडी से ही कुछ नहीं रहेगा। हाँ, उसकी वैल्यू ही वो हमने जैसे कुछ नहीं होगा, अगर हम लगाएंगे तो केवल बन लगा देंगे, वैसे अगर नहीं लगाएंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सॉलिड वाला और लिक्विड वाला नहीं लिख सकते इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन या प्रेशर या इक्विलिब्रियम रिएक्शन को दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे अभी जो H2O था लिक्विड फॉर्म में था तो उसको हमने नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में उसकी वैल्यू बन हो जाती है और समझ लो बन जाता है। सॉलिड है ये नहीं दिया जाएगा। हाँ तो ये लिखा है इसका है Kc = क्या बनाम को हो गया बेटा। वॉइस में से किसी ने आज तक कहा है कि हो गया? यहाँ पर बेटा कंडीशंस हैं, पहले आप इसे नोट करो। जैसे Kp का ये रिलेशन आया है, Kp = Kc RT का ये रिलेशन आया है, ये तो इसी की यहाँ पर कंडीशंस हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले ये नोट हो गया सबका? हो गया? अब बेटा आगे कुछ इसमें देखो बेटा, केस 1 अगर डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा आएगी, तब आपकी Kp की वैल्यू Kc से ज्यादा होगी। डायरेक्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पर पूछेगा कि Kp की वैल्यू ज्यादा है या Kc की ज्यादा है, तो आप सिर्फ ये फार्मूला को ध्यान में रखते हुए आप डेल्टा Ng निकाल लेंगे। जैसे अभी हमने रिएक्शन से निकाला था कि डेल्टा Ng निकाल लिया था, तो Kc और Krt में यहाँ पर हम बता देते हैं। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो Kp की वैल्यू Kc से ज्यादा होगी, ठीक है।
डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से अगर कम है तो केपी की वैल्यू जो है केसी से कम होगी, केसी की ज्यादा होगी, केपी की कम होगी। केस 3, अगर डेल्टा एन जी आपका 0 आता है, कभी कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल हो जाते हैं, तो अगर बराबर हो जाएंगे तो केपी इक्वल टू केसी। और यहीं पे एक बात ध्यान देना कि तो यहीं पे केपी इक्वल टू के एक्स भी हो जाता है जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होगी। चौथा पॉइंट आपका रहेगा केस 4, अगर आपका रहता है ये आरटी दी हुई है, अभी तक हमने डेल्टा एन जी की वैल्यू पुट की थी, टी की वैल्यू आपकी 1/r आए, या इसे इस तरीके से समझो कि आर टी की वैल्यू आपकी 1 हो, तब भी आपका केपी इक्वल टू केसी रहेगा। वाइस क्या बात, एकदम बहुत शोर करने लगते हो तुम लोग। अगर आर टी की वैल्यू आपकी 1 होगी, ठीक है, यहां पर वैल्यू 1 होगी, चाहे पावर फिर कुछ भी हो, ठीक है, बनी रहेगा, तब केपी इक्वल टू केसी रहेगा। यानी कि इसे ऐसे समझो कि केपी केसी आरटी की वैल्यू 1 है और पावर आपकी 2 या 3 हो तो बनी तो रहेगा, जब 1 रहेगा तो 2 बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 केसेस हैं इसके, इसे नोट कर लीजिए। बेटा, इससे संबंधित है बेटा, सवाल करवाते हैं आपको। For the reaction CO plus Cl2 COCl, तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है Kc/Kp, गैस गैस और ये गैस। Kc और Kp के रिलेशन से Kc/Kp का रिलेशन निकालो बेटा, क्या रहेगा? कोशिश करो जल्दी सभी लोग। बाकी हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें आ जाएगा ये। Kp बड़ा होगा Kc से। ये 4 रिएक्शन दी हुई हैं, इनमें से कौन सी रिएक्शन सही है ये आपको घर से करके लाना है।
कैसे अपान के पी बेटा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया किसी का बताओ। दूसरा वाला भी इसे नोट करिए और सबकी कॉपी पे कल का मतलब पूरी क्लास लगेगी जब भी, तो सबकी कॉपी भी मैं देखूंगा। टोटल मोल्स का मतलब क्या होता है, चाहे एक हो दो हो चाहे तीन रेक्टेंट हो या चार रेक्टेंट हो, अब तुम तीन हो एक बेंच पे बैठे हुए, हमको एक के लिए थोड़ी ना लिखेंगे, हम तो ये कहेंगे तुम तीन हो। डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालोगे तो बैठ जाएगा चलेगा, तो ध्यान रखोगे। रखने वाली चीज के लिए डेल्टा एन जी क्या आया बेटा पहली रिएक्शन का, डेल्टा एन जी बताओ आप, बाकी तो सब जोड़ो। पीछे वॉइस इधर वाली लाइन से चारों वॉइस में से बताओ कितना आया डेल्टा एन जी, एक, ठीक है। अब इधर वाले पीछे वॉइस तुम तीनों लोग में से बताओ कि ये एक सही है गलत है। हाँ पीछे वाले जल्दी बताओ बेटा। यहाँ पर देखो COCl2 कितना है, तो हमारा यही तो था डेल्टा एन जी पी माइनस आर, टोटल लेते थे टोटल मोल, तो इधर एक है माइनस और इधर कितने हैं, तो कितना आएगा माइनस का बनाएगा। और हमारा रिलेशन क्या था Kp इक्वल टू Kc RT की पावर -1 आएगा, आ जाएगा। किस फॉर्म में लिखवा रहा था Kc अपान Kp 1 अपान RT की पावर -1 है, यही तो आ जाएगा -1, क्योंकि हम ये Kc के समकक्ष है RT, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो Kc के बराबर आना चाहिए, इसलिए हमने बटे में लिखा है। अब -1 की पावर है तो -1 लिख दिया। अब -1 का मतलब है इसे और बटे में ले जाएंगे, इसका मतलब ऊपर चला जाएगा, तो Kc अपान Kp इक्वल टू RT ये आपका रहेगा। बताओ किसको समझ में नहीं आया। सबसे पहले डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एन जी की वैल्यू जितनी भी आए, -1 -2 या +1 या +2 3 4 जो भी, तो वही सिर्फ हमें ये रिलेशन में रखना है, आंसर अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आप लोगों को ऐसे करके लाना है, उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको बताते हैं, कुछ रिलेशन है आपके केमिकल इक्वेशन के। ये हो गया, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि Kc और K' का रिलेशन क्या होता है, चाहे उसे दर्शाने के लिए K1 या K2 कर लो, चाहे Kc या K' कर लो, जब अलग अलग तरीके की रिएक्शन होंगी दर्शाने के लिए। ये हो गया बेटा। देखो बेटा, हेडिंग आप लिखना केमिकल इक्वेशन। ये
केमिकल इक्वेशन रहेगी यहाँ पर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे रहेंगे। सीधा सिंपल सी अगर हमने पहली आपकी रिएक्शन ली थी अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर क्या लिखोगे? मतलब जो भी वैल्यू आएगी Kc की आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम Kc केवल लिखते हैं, इसके लिए दर्शाने के लिए हम Kc का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। फिर अगर यही रिएक्शन आपकी इस तरीके से ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, अब इसे हम बैकवर्ड इस तरीके से लिखेंगे। तब K डैश C, चाहे देखो दर्शाने के लिए इसे K1 लिख लेते हैं और K2 भी लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में Kc और K डैश C करके आती है, दर्शाने के लिए आप कुछ भी लिख सकते। तो K डैश C, अब यहाँ पर देखो ये पहली रिएक्शन का क्या है? विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? Kc का है, तो इसलिए 1/Kc लिख सकते हैं इसे। तो ये रिलेशन इसका यहाँ से आएगा, ठीक है। अगर आपकी एक रिएक्शन में प्रोडक्ट पहले आता है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन से, तो K डैश C इक्वल टू 1/Kc हो जाएगा। थर्ड टाइम आप देखिए, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या से, तो किसी कोई संख्या अगर हम ना लेके यहाँ पर हमने लिख दिया n b और n गामा c प्लस n डेल्टा t, तो यहाँ पर हम K डैश C ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया? अगर n के लिए छोड़ दिया जाए, सपोज करो n हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन के बराबर है, इक्वल है। तो K डैश C बराबर क्या आ जाएगा? Kc की पावर n हो जाएगा। अभी हम जब संकेतीय द्रव्यमान की फॉर्म में जब लिख रहे थे, तो ब्रैकेट में लिख रहे थे, तो सॉल्व करने के लिए तो ब्रैकेट का जो भी आपका n 1 या 2 3 दिया हुआ था, तो वो पावर में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पर Kc की पावर n होगी। अगर इसको हम डिवाइड करें बेटा n से, ठीक है, तब K डैश C, यहाँ पर अगर चाहे तो डबल K डैश 2 बार K डैश कर सकते हैं, नीचे 3 बार, समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बताइए, देखो ये पहली रिएक्शन क्या है? रिएक्शन अगर n वाली वैल्यू हटा दें तो ये फर्स्ट रिएक्शन के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि ये Kc जो है इसके बट्टे में n रहना चाहिए। जब किसी के बट्टे में रहता तो हम 1/n लिख देंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केवल n से हमने कर दिया, जब n से मल्टीप्लाई करी, जब n से भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब है 1/n पावर आ जाएगी, ठीक है। ये 4 केसेस होते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन के, ठीक है, कांस्टेंट के बनाने के। जो आपकी रिएक्शन दी हुई होगी उसमें आपकी वैल्यू पुट होंगी। अगर Kc की वैल्यू दी हुई है, मान लो आपको वहां पर रिएक्शन दी हुई हो A प्लस B C प्लस D, और उसमें कह दिया जाए कि इसमें जो Kc की वैल्यू जो है, ठीक है, कोई सी भी मान लो 2.6 गुणे 10⁻⁶, ठीक, दी हुई है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम निकालिए। तो ये तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का हो गया। जब इसी को विपरीत में लिखेंगे, उल्टा, कहने का मतलब इधर से, तो आपका K डैश C बराबर क्या हो जाएगा? 1/Kc, यानी कि 1/2.6 गुणे 10⁻⁶,
इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट करिएगा। एक 18 की ये वीडियो वैसे ड्यूरेबिलिटी की होती है, कम से कम 25 तो हुई है। इसे नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें जो आपका पहला रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मतलब कोई सी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हमें स्टेबिलिटी बतानी है कि कौन सा ज्यादा स्थायित्व है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आपकी एक रिएक्शन है, वो बेटा इसके साथ आती है इसलिए गई, बाकी अभी कोई जाएगा नहीं। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, इस रिएक्शन में आपको अगर Kc आप दर्शाएंगे तो बेटा क्या दर्शाएंगे, लिखेंगे P ऊपर लिखेंगे और R नीचे लिखेंगे, यही तो है। अब इसमें हमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कैसे होगी? यहां से बेटा समझिए एक बार, इसका मतलब ये है कि Kc जो है प्रोपोर्शनल है P के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर Kc की वैल्यू ज्यादा है तो P की वैल्यू ज्यादा होगी और R की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और Kc की वैल्यू कम है तो आपकी प्रोडक्ट भी कम होगा और R ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला मैं रद्द कर रहा हूँ बेटा। अगर आपका K ज्यादा है तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा। ठीक है, और जब आपका K कम है तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि K ज्यादा तो P ज्यादा और K कम तो R ज्यादा। ये पहला एप्लीकेशन है। इससे संबंधित मैं आपको देखो सवाल बताता हूँ यहीं पे।
कि हमारी एक रिएक्शन है 2XO अब इसमें हमें K1 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, K1 या Kc समझ लो, इसकी वैल्यू दी हुई है बेटा 10 की पावर -24, सॉरी प्लस में 24 है। और एक रिएक्शन हमारी दी हुई है 2XO2 H2 प्लस 2O2 और इसकी वैल्यू दी हुई है 2.5 10 टू दी पावर 10 यानी कि 10। अब इसमें आपको बताना है कि किसकी वैल्यू की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। अब यहाँ से देखो एक बात क्लियर पता चलती है हमें कि K1 जो है, ठीक है, K2 से ज्यादा है या कम है, बताओ। इन दोनों कंपैरिजन में कौन सा सही है? वैल्यू दोनों दी हुई है, तो K1 ज्यादा है या K2 ज्यादा है, बताओ। K1 ज्यादा है तो K1 ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो K1 ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट दोनों में कौन से हैं? एक तो आपका 2XO2 है, H2 और आपका XO। अब इन दोनों में फिर किसकी वैल्यू ज्यादा होगी बताओ, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, XO की या XO2 की? K की वैल्यू जिस कम होगी तो रिएक्टेंट की ज्यादा होगा, स्टेबल होगा, होगा भाई। यहाँ पर K की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा ना, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है कि दोनों रिएक्टेंट पूछे है ना, ये दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू पूछी है, ना कि प्रोडक्ट इन दोनों में से इनकी पूछी है। तो हमें रिएक्टेंट वाले लगाना है कि रिएक्टेंट का मतलब क्या है, K की वैल्यू कम तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा, और रिएक्टेंट इसमें से किसकी वैल्यू कम हो रही है, XO2 की या XO की? XO2 की कम हो रही है तो स्टेबल कौन होगा? इस तरीके से आता है सवाल। वैसे तो सरल है, समझाया सरल है, लेकिन यहीं पे इस तरीके से आपके सवाल होंगे। इसका एक सवाल बेटा लिख लो और करके लेके आना। एक सवाल इसमें जिसको ना समझ में आया हो तो बताए बेटा, पहले वो तो सब नोट डाउन कर ले। देखो अगर इसमें K की वैल्यू यहाँ पर देखो K1 और K2, अगर पूछता इसकी जगह पे पूछता X2 या O2 अगर पूछता इनके कंपैरिजन में, सपोज करो कि अगर आपका XO और यहाँ पर मान लो पूछता X2 प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू अगर दूसरी होती तब भी यहाँ पर रिएक्टेंट ज्यादा होता क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। जब K की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि हम K1 से, इधर देखो बेटा, K1 से हम कहाँ जा रहे हैं, K2 पे, और K2 पे जाके हमारी वैल्यू कम हो रही है। 2.5 गुणे 10 की पावर 10 ज्यादा होंगे या 10 की पावर 24 ज्यादा होंगे, तो कम हो रही है ना वैल्यू, तो वैल्यू कम होगी K की तो रिएक्टेंट स्टेबल, और वैल्यू जब K की ज्यादा होगी, अगर यहाँ पर मान लो 10 की पावर की जगह पे यहाँ पर 25 होता, 25 भी, अगर 24 भी होता तो ये 2.5 ज्यादा हो रहा, तब आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता। थोड़ा समझने का है, बाकी इससे संबंधित जो भी सवाल है बहुत सरल, बहुत जल्दी से हो जाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगा दो हमारे साथ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ